अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, कल से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वीडियो गिरिराज सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है और हिंदुओं से ये कहा है कि वो हलाल गोश्त नहीं बल्कि झटके वाला गोश्त खाएं और गोश्त जब भी खरीदें हिंदू शॉप से ही खरीदें। जिस वीडियो को गिरिराज ने पोस्ट किया है उसमें एक व्यक्ति एक मटन शॉप में जाता है और वहां जाकर ये पूछता है कि क्या इस दुकान में झटके का गोश्त बिकता है। तो दुकानदार कहता है कि हाँ, वो झटके का मीट बेचता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या मोदी के इस मंत्री को ऐसा करना चाहिए? क्या मोदी का ये मंत्री हिंदू होते हुए भी हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहा है? खैर, गिरिराज सिंह जो चाहे वो करे, लेकिन मैं आज उनको पिछले दिनों की दो खबरें बताना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में जब वहाँ के नए सीएम मोहन यादव ने सत्ता संभाली तो उन्होंने जो सबसे पहले फैसले लिए उनमें से एक फैसला ये भी था कि कोई भी मुसलमान खुले में गोश्त नहीं बेचेगा। और इस मांस को बिकते हुए जब हिंदू देखता है तो उसकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरह से अलग अलग मौक़ों पर उत्तराखंड और यूपी में भी खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाई गई। वहाँ भी यही तर्क दिया जाता है कि मांस देखने से हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए मांस की बिक्री बंद दुकानों में की जानी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हिंदुओं की भावनाएं महज गोश्त को देखने से भर आहत हो जाती हैं तो फिर गिरिराज सिंह गोश्त को बेचने और खाने की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या गिरिराज सिंह अलग तरह के हिंदू हैं? खैर, अगर आप गूगल करेंगे या फिर किसी पंडित से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान शिव मांस और मदिरा का सेवन करने वालों की पूजा स्वीकार नहीं करते। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण गीता में ये कहते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसों से के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं। इसी तरह वेदों में भी पशु हत्या को पाप माना गया है। तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि गिरिराज सिंह हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं? वो भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण दोनों की ही बातों को नहीं मान रहे। वो गोश्त का प्रचार प्रसार करके वेदों को भी झुठला रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सियासी खबर की जो इन दिनों बीजेपी और टीवी मीडिया के लिए सबसे ज़्यादा अहम बनी हुई है। जिस खबर को लेकर बीजेपी और टीवी मीडिया दोनों में ही बराबर का गुस्सा दिख रहा है और दोनों ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान किया है। खुद धनखड़ ने भी ये कहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये उनका अपमान नहीं है बल्कि ये पूरे जाट समाज का अपमान है, ये किसानों का अपमान है, ये ओबीसी का अपमान है। खैर, आपने ये खबर हर एक एंगल से देख ली होगी। मैं इस खबर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस आपको अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिससे आप ये समझ पाएंगे कि असल में हमारे देश का मीडिया देश के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो देश को वही बताता है और वही दिखाता है जो उससे देश की सबसे बड़ी और सत्ताधारी पार्टी दिखाने के लिए कहती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंजना जैसे एंकर असल में स्टूडियो में बैठकर एंकरिंग नहीं करते बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। आदमी कब वीडियो बनाता है? जब उसको लगता है कि बड़ा अच्छा कुछ हो रहा है, कहीं मिस ना हो जाए, रिकॉर्ड कर लूं इसको हमेशा के लिए। कभी कभी गुस्से में भी करता है कि किसी की पोल खोल के मूड में तो दिख नहीं रहे। तो इतना अच्छा लग रहा था उन्हें जब उपराष्ट्रपति की नकल की जा रही थी। जी, एक 12 सेकंड का मैं वीडियो सिर्फ आपको चला सिर्फ 12 सेकंड। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, इतनी जल्दबाजी क्या है? ज्यादा दिखाना ठीक नहीं है। बस ये समस्या यहां से हुई है। ये जो अभी जो ये चल रहा है ना आवाज, ये समस्या यहीं से हुई है क्योंकि कल्याण बनर्जी संसद के बाहर इतना बड़ा कलाकार हो गए। संसद के अंदर तो सबसे बड़ा कलाकार देश में है आज। वो खुद कर रहा है मिमिक्री, लेकिन इस पर कोई प्रश्न नहीं है। मिमिक्री की बात करते हैं, देश का मजाक बना दिया, संसद का मजाक बना दिया। अब पूरे देख रहे हैं कि पूरे लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। इस मिमिक्री पर कोई प्रश्न नहीं है। ये 143 सांसद जो विपक्षी सांसद है, इस देश के
प्रजातंत्र की नींव कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष मिलकर के बनाता है। आज जब प्रजातंत्र की नींव पर प्रहार करने का मजाक बनाया जा रहा हो, वहां न तो मीडिया बोल पाती, न देश के हमारे विपक्षी मिल पाते। आप पूछ रहे थे क्या कुछ देर पहले जब मैंने सवाल पूछा? आप सुनिए ना, अच्छा, उसमें रुई डाल लिया था आपने? कब आपने रुई डाल लिया था आपने? ये कौन दिखा रहा है? इस पर प्रश्न जो चल रहा है उसको उसकी अनदेखी कर दे। अंजना जी, पहला प्रश्न 143 सांसदों पर था। 5 सेकंड भी नहीं बोला मैंने मीडिया पर। आप जो है इतना अंदर बमक गई, थोड़ा। आप क्यों इतना बमक गई? उतना देर से बोल रहे थे। शब्दों की मर्यादा रखिए। सुन लीजिए, नहीं सुनना पड़ेगा। आप अपनी मर्यादा भी रखिए, बिल्कुल ऐसे नहीं चलता है। बिल्कुल रख रही हूं। बात हो रही है, बात की तरह बात होने दीजिए। बिल्कुल बात की तरह 5 सेकंड नहीं हुआ, आपको इतना दिक्कत हो गई। 5 सेकंड नहीं हुआ कि मीडिया पे आ गए। मैं समझ रहा हूं कि आप मोदी सवाल जी का जवाब दीजिए। पहला सवाल किसने पूछा? तो दोस्तों देखा आपने, बस यही है हमारे देश का मीडिया, जो बीजेपी और मोदी सरकार से जुड़ी बातों पर हमेशा ही आग बबूला हो जाता है। खैर, आज आपको एक और ज़रूरी खबर बताती हूँ, और वो खबर देश के कानून से जुड़ी है। कल देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पास किए, जिसके बाद देश की मीडिया ये कह रही है कि अब लोगों को अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे कानून के हिसाब से इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि नए भारत के हिसाब से इंसाफ मिलेगा। लेकिन क्या कानून में जो संशोधन किए गए हैं वो मुसलमानों के काम आएंगे? इसे समझने के लिए मैं ये चाहती हूँ कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ज़रूर सुने, क्योंकि ओवैसी ने पार्लियामेंट में ही अमित शाह के बिल पेश करने के बाद कुछ जायज़ सवाल उठाए हैं। तो चलिए पहले आप ओवैसी को सुनिए। सर, आखिर इस देश में कब तक ये चलता रहेगा कि अनस्पोकन रिजर्वेशन उन लोगों के लिए, उनके पास पूरा पॉलिटिकल पावर है, और एक अनस्पोकन रिजर्वेशन है दलित, मुसलमान, आदिवासियों के, इनको जेल में रहना पड़ता है। कि आखिर ये कैसे मुमकिन है सर कि आलाजात के जो अक्सरियती तबके के लोग हैं उनके पास सियासी ताकत है, माशी ताकत है, सोशल ताकत है, और मुसलमान और दलित आदिवासी जेलों में पड़े रहते हैं। अरे अगर आप 3 कानून लाकर इस्लाह कर रहे हैं तो कौन सा इस्लाह है? आप तो दोस्तों सुना आपने, जो लोग ये समझते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, उन्हें इस बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में जिस तरह से सीना चौड़ाकर और बिना किसी डर के ओवैसी मुसलमानों के हक की बात करते हैं, वैसे शायद ही कोई दूसरा मुस्लिम नेता करता होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात बीजेपी के एक सांसद और एक मुख्यमंत्री की करते हैं। कल बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया और ये बताने की कोशिश की कि कैसे किसी एक गांव में कोई मंदिर बन रहा था। उस मंदिर को रुकवाने के लिए लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और उस मंदिर को बनने से रोका। सुधांशु त्रिवेदी साहब ने इस पूरे पोस्ट में एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो है मुस्लिम। अब लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सुधांशु ने मुस्लिम की जगह मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। क्या सुधांशु को मुस्लिम बोलने में डर लगता है, या फिर बीजेपी का ये सांसद मुसलमानों का कोई वजूद ही नहीं समझता? उसे लगता है कि मुसलमानों को किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। खैर, सुधांशु ने जो कहा है, जो किया है, वो तो किया है। सुधांशु के इस पोस्ट पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता भी कूद गए और ये धमकी देने लगे कि उनके राज्य में अगर कोई मुस्लिम ऐसे पुलिस पर पत्थरबाजी करने की जरूरत नहीं कर सकता, और अगर किसी ने की भी तो उसे पूरे खानदान को जेल में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, बस मुसलमानों को उनके अपने देश में यही हाल है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बनारस लेकर चलते हैं, जहां आज एक अहम फैसला आने वाला है, और ये अहम फैसला ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो सर्वे किया गया था, उसकी रिपोर्ट अदालत में एक बंद लिफाफे में सौंपी जा चुकी है। इस रिपोर्ट के बारे में मुस्लिम पक्ष ने यह कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो भी सच या फैक्ट्स सामने आए हैं, उन्हें सील बंद लिफाफे में ही रखा जाना चाहिए, जबकि हिंदू समाज ये चाहता था कि ज्ञानवापी का जो भी सच है वो बाहर आना चाहिए। आज अदालत यही फैसला करेगी कि एसएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है वो बंद लिफाफे में रहनी चाहिए या फिर उसे सार्वजनिक हो जाना चाहिए। वाकई हमारा मुस्लिम पक्ष या तो बड़ा भोला है या फिर वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। इसे इतनी आसानी से इतनी बात समझ में नहीं आती कि वो हिंदू पक्ष और सरकारी एजेंसियां सर्वे से पहले ही ज्ञानवापी मस्जिद के फव्वारे को शिवलिंग बता चुकी हैं। वो सर्वे में क्या बताएंगी और इस बंद लिफाफे में रखवाकर क्या मिल जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई।
अक्सर आप ये सुनते होंगे कि दवाएं खुद से नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही दवाएं लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कॉम्बिनेशन बनाकर दवाएं देते हैं। लेकिन अब सरकार ने इसी कॉम्बिनेशन पर रोक लगा दी है। हालांकि ये रोक सर्दी खांसी जुकाम के उस कॉम्बिनेशन पर लगी है जो 4 साल से छोटे बच्चों को डॉक्टर बना कर देते हैं। भारत में दवा के नियम निर्धारित करने वाली जो संस्था है उसने 4 साल से छोटे बच्चों के लिए सर्दी जुकाम का कॉम्बिनेशन बनाकर दी जाने वाली दवाओं पर रोक लगा दी है और इसी प्रतिबंधित दवाओं में कफ सिरप भी शामिल है। सर्दी जुकाम के इस कॉम्बिनेशन को फिक्स्ड ड्रग्स कॉम्बिनेशन यानी FDC कहते हैं। दरअसल पिछले दिनों देश में कफ सिरप पीने से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।